आज दुनिया एक अजीब फेज में। जो लोगों की जान जाने की स्थिति को उत्पन्न करती है। नरसंहार हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी में आज भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आज दुनिया एक अजीब फेज में, ग्लोबल टेंशन बड़ी बड़ी है, लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बातें कर रहे हैं, एआई की टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है। लेकिन आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी में आज भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मेरी शादी कब होगी, मेरा एक्स कब वापस आएगा। दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी होने के बाद भी लोग इन्हीं सवालों में फंसे पड़े हैं। तो आइए आज इन्हीं सवालों पे चर्चा करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सागर जी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आज दुनिया एक बड़े ही अजीब फेज में है, ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में इम्पैक्ट उसका दिखना स्टार्ट हो गया कि गैस की शॉर्टेज हो गई है, फ्यूल प्राइसेस हाइक होने के भी हाई चांसेस हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में आज भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मेरे एक्स का मैसेज कब आएगा। सागर जी, आज मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, जितनी भी यह अनसर्टेनिटी वर्ल्ड वाइड हो रही है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है और ये वॉर अभी आगे बढ़ेगी या ये इसको एंड होने का सून चांसेस हैं? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि गोचर यानी कि ट्रांजिट में ग्रहों की इस तरह की स्थिति बनती है जब राहु गुरु को देखे और इन दोनों में से किसी के साथ चतुर्ग्रही या पंचग्रही योग बने, यानी कि एक ही घर पे 5 प्लैनेट हों या 4 हों। राहु गुरु का दृष्टि संबंध हो गया तो 5 या 6 होता है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संसार के अंदर बीमारी का आना, लड़ाई का होना, ये अनसर्टेनिटी को या जीव मैसिव जो लोगों की जान जाने की स्थिति को उत्पन्न करती है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि ये तो इसका मैंने बताया कि ये किस कारण से होता है एस्ट्रोलॉजी। तो अभी क्या ये स्थिति बनी पड़ी है? अभी देखो 11 मई तक राहु गुरु के साथ दृष्टि संबंध रहेगा। चतुर्ग्रही योग पीछे था, अभी जैसे जैसे प्लैनेट मूव करेंगे, अभी कल का दिन और थोड़ा सा मुझे 19 मार्च के बाद से स्थिति थोड़ी और ख़राब दिखाई देती है। तो अभी जिस तरह से ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया और नरसंहार हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी जो है ग्रह शनि और गुरु ये बैठे हुए हैं वायु तत्व राशि में और जल तत्व राशि में। अब आप कहेंगे कि वायु तत्व जल तत्व से क्या अभिप्राय है, तो इसमें जल तत्व में आपकी नौसेना हो गई और वायु तत्व में आपकी एयरफोर्स हो गई। अभी सिर्फ इन 2 सेनाओं का ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। जब ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में जाएंगे यानी कि 2, 6, 10 में वृषभ, कन्या, मकर में, तब थल सेना का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जो ये युद्ध जो है ये अभी वायुसेना और जल सेना के द्वारा ही लड़ा जाए। तो ये कब तक चांसेस है? 11 मई तक है, जब तक गुरु और राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं करेगा। 5 जून के करीब है, जब ये वहां से अलग हो जाएंगे, दृष्टि संबंध हट जाएगा, तब जाके कहीं युद्ध विराम की स्थिति दिखाई। 5 जून के बाद तो युद्ध विराम की स्थिति आएगी। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि ये जो ग्राउंड पे आने का जो चांसेस बताया आपने पृथ्वी तत्व पे, वो क्या इस फेज में आ रहे हैं या पृथ्वी तत्व में नहीं आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रहे, आने वाले। तो ये युद्ध जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा। ये मैक्सिमम एयर स्ट्राइक्स और नेवी में ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर इंडिया क्या स्टैंड लेगा? मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी क्या इसके अंदर इंडिया आएगा, इस वॉर में इंडल्ज होगा या फिर इंडिया इससे बाहर ही रहेगा? देखो, अभी ज्योतिष गणना के हिसाब से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट मुझे कम दिखाई दे रही है एज कंपेरेटिवली। आपने देखा होगा कि कई कंट्रियों ने जो कि नाटो के अंतर्गत आती हैं, उन्होंने मना कर दिया कि फ्रांस हुआ, इटली हुई, इन्होंने मना कर दिया हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अभी ये जो बेसिकली लड़ाई जो है ईरान
और इसकी इजराइल की है, अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया है। जब तक फ्रंट में नहीं आएगा, और अभी जैसे मैंने बताया कि मई तक जो स्थिति बन रही है, इसके अंदर इन दोनों की है, बीच में थोड़ा समय के लिए युद्ध विराम हो सकता है, फिर दोबारा हो, क्योंकि ग्रह की स्थिति थोड़ी मूवमेंट के हिसाब से ऐसा हो सकता है। मगर अभी उन दोनों का पीछे से सपोर्ट करना का बनेगा योग, मगर फ्रंट में नहीं आएंगे अभी उसके अंदर। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं कि ये दोबारा होने के चांसेस भी है एक बार युद्ध विराम के बाद, तो वो जब दोबारा होगी तो क्या तब इसके चांसेस होंगे वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होने के और चाइना और रशिया के इस वॉर में घुसने के? नहीं, उसमें तो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे ही राहु गुरु की पोजीशन चेंज होगी, उसको फिर नई पोजीशन में आने के लिए कम से कम 6-8 महीने लग जाएंगे, उसके बाद वो स्थिति बनेगी। वो फिर उस समय के ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम कहेंगे कि क्या ये हो सकता है। वैसे अगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगी। लेकिन इस बार वॉर में एक चीज़ अलग थी, जैसे पहले के टाइम पे वॉर होती थी तो लोग ग्राउंड पे लड़ते थे, गन्स वगैरह इन सब चीज़ों से, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो पूरी वॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने प्रिसीजन के साथ ड्रोन अटैक हो रहे हैं कि आप देखेंगे ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनके ऊपर इतना प्रिसीजन एआई का यूज़ करके अटैक, ड्रोन अटैक किया कि सीधा उन पे ही अटैक हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, ये वर्ल्ड किस साइड जा रहा है कि आने वाले टाइम पे ये एक्चुअली में ह्यूमैनिटी किस साइड लेके जाएगा पूरा का पूरा? देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो वॉर में पृथ्वी तत्व की राशि का प्रयोग नहीं हुआ तो थल सेना का प्रयोग नहीं होगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जो हमारी मिसाइल्स हैं, ये जो क्या कहते हैं ड्रोन्स हैं, ये सब साइंस आईटी से ही रिलेटेड है। तो इस करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राहु की इन्वॉल्वमेंट है, राहु और केतु जब इस तरह के वॉर के मतलब एस्ट्रोलॉजिकली अपना रोल निभाते हैं, तो ये आईटी से और टेक्नोलॉजी से, साइंस से रिलेटेड ही अटैक करवाते हैं। अब वो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 वाली स्थिति नहीं रही, जहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे लड़ते थे या टैंक से लड़ते थे, वो वाली फाइट नहीं होगी। अब ये जो भी होगी ये स्पेस वाली होगी और या अपनी सी वाली होगी। बट हर वर्ल्ड वॉर के साथ एक एवोल्यूशन भी आया है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टैंक्स आए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूक्स आए, यूएन फॉर्म हुआ, कि हर वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ना कोई एवोल्यूशन आई है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी। तो आपके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 के बाद क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी एवोल्यूशन क्या आएगी? देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होने के बाद जो मुझे लगता है एआई टेक्नोलॉजी की ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है। उसके रीज़न 2 हैं। एक तो मैन पावर का लॉस हो चुका होगा, इकोनॉमी डाउन हो चुकी होगी, और एआई टेक्नोलॉजी जो है वो मैन पावर को कम करने के लिए ही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। करेक्ट। ब्रेन से रिलेटेड है वो सारी। करेक्ट। तो इसलिए अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद एआई टेक्नोलॉजी की ज़्यादा एडवांसमेंट दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है। तो आप कह रहे हो कि जो ह्यूमैनिटी का लॉस होगा उसको रिप्लेस करने के लिए अभी से एआई टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कि कल को अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है। ये मैं कहूँगा जिन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को बनाया, ये उनकी दूरदर्शिता है कि उन्होंने ये भविष्य को सोच के टेक्नोलॉजी का बनाया है कि आने वाले समय पे ये हो सकता है। तो उनके पास बैकअप ऑलरेडी रेडी है इन द फॉर्म ऑफ एआई। करेक्ट। तो सर, अगर एआई इस लेवल पे रेडी हो जाती है तो क्या ये आने वाले टाइम पे ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस कर सकती है? देखो, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं एआई से कंपैरिजन के अंदर, तो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी हमेशा बेटर ही रहेगी। एआई टेक्नोलॉजी उसको नहीं कम्पीट कर सकती। क्यों? उसके दो रीज़न है। पहली बात, वो जो एआई टेक्नोलॉजी है वो जन्म कुंडली पे ही आधारित होके प्रेडिक्शन करेगी। प्रेडिक्शन कर देगी, क्योंकि वो सिर्फ वही लगेगी जो बुक्स के अंदर, जो ऑलरेडी उसके अंदर फीड किया गया है। ओके। और इसके अंदर जैसे कि बुक्स में भी लिखा गया है कि कलयुग के अंदर जो प्रेडिक्शन है वो नक्षत्र बेस होनी चाहिए। प्लेनेट अपना रोल है, सतयुग के अंदर भी थी, त्रेता युग में भी थी, द्वापर में भी थी, मगर अब सिनेरियो दूसरा है। और उसी में ही महर्षियों ने कहा है कि कलयुग की जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, वो नक्षत्र बेस ज़्यादा सटीक होंगे एज कम्पेयर टू प्लेनेट। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बुकिश लैंग्वेज से फीड की गई है, पढ़ के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। उसमें नक्षत्र का ही रोल नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, जब हम ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर किसी कुंडली को देखता है तो वो जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों को साइमल्टेनियसली देख के प्रेडिक्शन करता है, जो कि सही तरीका है। जन्म कुंडली को देख के अगर आप प्रेडिक्शन करोगे तो आपकी प्रेडिक्शन में सटीकता आने की संभावनाएं कम रहती हैं। ऐसे ही जब हम कुंडली मैचिंग करते हैं या कोई डिवोर्स का क्वेश्चन पूछता है तो हम किसी एक की कुंडली को देख के ये नहीं कह सकते कि आपका डिवोर्स होगा। हमें उस समय पे लड़का और लड़की दोनों की कुंडली चाहिए होगी, वो देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ये होने की स्थिति बनती है या नहीं बनती। बट आने वाले टाइम पे तो एआई तो इस सब का भी कैपेबल होगा। उसके पास अगर नक्षत्र का डेटा आ गया तो वो नक्षत्र भी पढ़ लेगा। उसके पास आपने जो बोला कि वो, आपने सेकंड पार्ट क्या बोला था, जन्म कुंडली का कुछ बोला था? जन्म कुंडली और नवाश कुंडली का। जन्म कुंडली नवाश कुंडली, अगर मैं उसको आज के टाइम पे 2 चार्ट दे दूं और उसको बोलूं इसका मैच कर दे, तो वो आज भी इतना कैपेबल है कि कर सकता है। आने वाले टाइम पे तो वो और पावरफुल हो जाएगा। वो जन्म कुंडली क्या, वो अगर D9 D16 D7 सारे चार्ट को इकट्ठे कैलकुलेट करके दे सकता है। हाँ, तो उस केस में आप कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर ही बेटर है? देखो ऐसा है कि आज तक किसी ने, वैसे हमने अज्यूम किया है, हम स्पेस में स्टार्स को देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ है, शनि यहाँ है, बुध यहाँ है, मगर उनकी जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस होती है या आपके एक्सपीरियंस के द्वारा बताई जाती है कि ये ऐसी होगी, ऐसी ही कहती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उस व्यक्ति की और ये ज्योतिषी की ओरा एक दूसरे से मैच करती है। जब वो ओरा मैच करती है तो उसमें ग्रहों को पढ़ना और जो सामने वाला व्यक्ति बताता है उसको आचार्य जो है देखता है कुंडली के अंदर कि इसकी ग्रह की स्थिति ऐसी है और ये जो बोल रहा है तो ये क्या कुंडली से बात मैच कर रही है या नहीं कर रही। एआई ये नहीं कर सकता। तो आप कह रहे एआई क्रॉस क्वेश्चनिंग करके वेरीफाई नहीं कर सकता कि कुंडली सही है कि नहीं है। हाँ, वो सिर्फ यही कर सकता है कि जो ग्रहों की स्थिति है। इसमें भी मेरे को लगता है कि जैसे कुछ लोग अभी शोध कर रहे होंगे, आने वाले समय पे एआई में नक्षत्र या नवाज कुंडली को भी मैच करके बताए, वो हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा समय लेगा। मगर ये जो मैं ओरा वाली बात कर रहा हूँ, ये जो एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से जो भविष्यवाणी होती है वो ज़्यादा सटीक निकलती है। ये जैसे कि हम एआई एस्ट्रोलॉजर और ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात कर रहे थे, इसमें जो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर है वो अपने ज्ञान, तप और अनुभव के आधार पर प्रेडिक्शन करता है और सबसे अहम वो उसका तप होता है, जो अपनी वो साधना करता है। मशीन कभी साधना नहीं कर सकती, मशीन कभी तप नहीं कर सकती। वो ज्ञान ले सकती है, अनुभव भी नहीं ले सकती मशीन, क्योंकि जो एआई एस्ट्रोलॉजर जो है, मशीन द्वारा जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो आप फीड करोगे उसी का रिप्लाई दे सकती है। और ये जो चीज़ें हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, ये अनसीन है, ये प्रोबेबिलिटी बेस होते हैं, इसको एज्यूम किया जाता है और जिसके अंदर जितनी साधना शक्ति होती है वो उतना अच्छा वक्ता बन सकता है। एक अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करता है जिससे वो अपनी बॉडी डेवलप करता है। हमारे ब्रेन ने बचपन से लेके अब तक जो देखा, जो सुना, जो स्मेल किया होता है, वो सब उसकी डेटा कलेक्शन होती है। तो जैसे आपने कभी एक खुशबू सूंघी हो किसी एक अलग सी जगह पे, वो खुशबू आपको कहीं पे और सूंघने को मिली तो आपके दिमाग में एकदम से वो जगह आ जाएगी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेटा आपके माइंड में है। अच्छा, हमारा दिमाग कभी भी फेसेस नहीं बना सकता अपने आप। कभी भी सपने वगैरह कहीं पे भी कोई फेस आपको दिखता है और आपको लगता है देखा हुआ है, तो ऐसा होता है कि वो फेस आपने 100% देखा है। ह्यूमन से बड़ा डेटा पे ऑपरेट होने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ह्यूमन ही सबसे ज्यादा डेटा पे ऑपरेट होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि एआई जो डेटा पे ऑपरेट होगी वो आंसर नहीं कर पाएगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बेटर आंसर कर देगा ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर, जबकि है तो दोनों ही डेटा पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसमें बोला तो था कि फीलिंग और जो मैंने बोली है वो तो मशीन के पास नहीं है ना। अच्छा भाई, आप ये तो एक तरीके से इमोशनल, आप ग्रह को आपने देखा, ग्रह को आपने नहीं देखा। इमोशनल बैलेंसेस के लिए, इमोशनल बैलेंसिंग के लिए, हाँ। ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा रोल रह जाएगा जब एक व्यक्ति उनके पास आता है जिसके अंदर इमोशनल बैलेंस की कमी है, उसको इमोशनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर आ जाएगा। बट कल को आज के टाइम पे लर्निंग मशीन्स की ट्रेनिंग चल रही है, उनके अंदर इमोशन सिखाए जा रहे हैं उनको। आने वाले अगले मैं कहता हूं 2 साल या 5 साल के अंदर जब उस मशीन के अंदर भी इमोशनली स्टेबलाइजेशन करने की पावर आ गई एआई में, जो कि उनको ऑलरेडी लर्निंग फेज में वो है, तो क्या वो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर को तब रिप्लेस कर सकती है? देखो, इसमें क्या है कि जितना
तप किया होता है या जितनी साधना की हो सकती है, तो मशीन के अंदर अपनी कुंडली जागृत होने की उसकी कोई मशीन में कोई कुंडली जागृत नहीं होती है, मगर इंसान अपने ज्ञान और तप से अपने अंदर के ओरा को अपने अनुभव अपने ज्ञान के द्वारा जितना जितना जागृत करता रहेगा वो उतना ही आगे बढ़ता रहेगा। जबकि मशीन एक एक सीमित फीलिंग तक ही रह पाएगी, मगर मनुष्य के अंदर भगवान को प्राप्त करने की ताकत दी गई है, मशीन को नहीं दी गई है। मशीन नहीं कभी भगवान को प्राप्त कर सकता। वो उसका कारण सिर्फ एक ही है कि इंसान के अंदर ही वो शक्ति है, क्योंकि हर नर के अंदर नारायण है और सिर्फ उसको देखने और समझने की ज़रूरत है। जिसने उसकी प्राप्ति कर ली उसको नारायण मिल जाते हैं, मगर मशीन को कभी नारायण नहीं मिल सकते, क्योंकि वो सद तक जा ही नहीं सकता। तो इंसान के अंदर मशीन से ज़्यादा पावर है इन ऑल रेस्पेक्ट। मैं ये बात मानता हूँ कि मशीन को बनाने वाला भी इंसान है, लेकिन अगर एक जातक के लिए एक एस्ट्रोलॉजर वो भगवान तक जाने का रास्ता बनता है कि जो उसके अंदर के नर के अंदर के नारायण को जगाए, तो मैं नहीं कहता कि मशीन के अंदर नारायण जागेंगे, लेकिन मशीन वो जरिया तो बन सकती है जो एक जातक के अंदर नारायण को जगा दे। बहुत अच्छी बात जैसे आपने कही, अभी हम पहले कर रहे थे कि एआई एस्ट्रोलॉजर जो है, हमारा जो ज्योतिष का जो कार्य होता है वो एक तरह से ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों को पढ़ के उस जातक की काउंसलिंग करने का होता है। जिस दवा में वो ग्रहों के कारण परेशान होता है उसको बोल के और उसको समझा के और उसको उम्मीद दे के या उसके अच्छा भविष्य करके उसको रिलीव करता है। मशीन तो बात करेगी नहीं, वो तो ये बोल देगी ये चीज़ इतने टाइम में होगी, मगर उसको मेंटल रिलैक्सेशन तो नहीं देगा ना। नहीं सर, आज के टाइम पे यही बहुत चेंज हो गया है, वो ये सब बोलता भी है, आपको इमोशनली स्टेबल भी करता है। सर एक तरफ एआई इतना एडवांस हो रहा है कि वो सब कुछ ह्यूमनली थिंग्स कर पा रहा है, और दूसरी तरफ इंसान अभी भी सिर्फ एक ही चीज के पीछे सबसे ज्यादा भाग रहा है, वो है लव। देखो इसके लिए जो मेन कारण है आज के समय के अंदर वो है लाइफस्टाइल। आज के व्यक्ति की लाइफ इतनी मैकेनिज्म हो गई है, उसको सुबह से लेके रात तक की उसकी लाइफ जो है ना टाइप्ड लाइफ हो गई है। तो वो जो इमोशन जो है ना वो एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो आप लाइफ बिजी, ये बच्चों के अंदर भी है, बड़ों के अंदर भी है और युवाओं में खास तौर पे। बच्चे और बूढ़े में अलग अलग तरह के भाव होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। मगर ये जो 20 से लेके 50 साल तक के युवा जो होते हैं, इनको इस समय पे इस प्रेम की अधिक ज़रूरत महसूस होती है, और वो ही टाइम है आपने अपनी लाइफ में स्टेबल भी होना है और अपनी लाइफ को ग्रूम भी करना है और आपको प्रेम भी चाहिए। तो कहीं जो आज का इंसान जो है अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में कैरियर तो स्ट्रॉन्ग कर लेता है, मगर प्यार का भाव रह जाता है, इसलिए वो प्यार के पीछे भागता है। यदि वो कैरियर और प्रेम इन दोनों का बैलेंस कर लेगा तो ज़्यादा प्रेम का अभाव भी नहीं रहेगा और कैरियर भी ठीक रहेगा। मगर ये होना मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का इतना समय चल रहा है। आपको मेहनत से कंपटीशन से आगे बढ़ना है, तो वहाँ इसकी कमी रहेगी। और कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर 5वां घर यदि कमज़ोर होता है या हमारा 11वां घर कमज़ोर होता है, तो ये लव को लेके दोनों स्पेशली हैं, दोनों सब तक आमने सामने हैं, तो प्यार का भाव रहेगा ही रहेगा। यदि इन भावों की हम ग्रहों की शांति करवा लेते हैं या इनको ठीक कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक जो प्यार का अभाव है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और जीवन में संतुष्टि आएगी। पर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वॉर का फेयर है, एआई इतना डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। लोग अभी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आके एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप रिलेटेड टू देयर लव लाइफ ओनली। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही है, क्या लव लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे? सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट लव लाइफ हो गई है, या लव ही सर्वाइवल का जो है मेन टूल है? देखो प्यार जो है ना कहीं आपको आत्म संतुष्टि देता है मेरे हिसाब से, और जो कि कैरियर में जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है वो इसमें
इतनी, जैसे मैंने कहा है कि मैकेनिज्म वाली लाइफ हो गई, इसके कारण से ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप देख रहे हो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। जी। उसका रीज़न ही यही है कि वो समय से पहले और अधिक चाहता है वो, और वो अगर वो व्यक्ति अपने में ठहराव लाने की कोशिश भी करता है तो समाज वो करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि डे बाय डे एक पहले समय पे 60% जिले में एक बच्चे के नंबर आया करते थे, अब जो है 60% किसी के नहीं आते, सब 80 से ऊपर है। 95 से ऊपर वाले के जो टॉप के कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन मिलती है। अगर आपने जॉब करनी है तो आपके पास मल्टीपल कोर्सेज होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके, जो अपनी ग्रोथ को लेके जो आगे बढ़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं लव एंगल तो पीछे छूटेगा। दोनों में से दोनों चीज़ों का बैलेंस करना जरूरी है। या तो आप कैरियर को कर सकते हो या आप लव को कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन तो यहाँ पर यही था ना सर आपसे कि वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, पूरे वर्ल्ड में फियर है, हाँ, एआई इतना डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, इतना ज्यादा आ रहा है, उसके बाद भी लोगों का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू देयर रिलेशनशिप और लव लाइफ इशू ही है। तो मेरा सवाल तो आपसे ये था ना कि सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यार हो गया इस टाइम पे। अभी तो सर्वाइवल की सिचुएशन आई हुई ना, गैस नहीं है, प्राइसेस इतने हाइक हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज भी लोगों के लिए प्यार कैसे है इस सिचुएशन में भी? वही तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, वो तो इतने लंबे समय तक लोग संघर्ष वाली जिंदगी जी रहे हैं ना, तो उनके लिए प्यार तो ज़्यादा वेटेज तो किसी और चीज़ की है ही नहीं। सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। आज आपने वार कह दी, उससे पहले कुछ और थी, उससे पहले कुछ और थी, मगर वो जो प्रेम वाली चीज़ है वो तो स्थिर ही रह गई ना आपके लिए। कल अगर वॉर स्टार्ट हो जाए, हाँ, और इंटरनेट बंद हो गया, चीजें कोलैप्स करनी स्टार्ट हो गई, तो क्या लोगों के तब भी क्वेश्चंस यही रहेंगे कि मेरी लव लाइफ क्या, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कि मेरी लव लाइफ कैसे बेटर होगी या मेरे रिलेशनशिप कैसे बेटर होंगे, और मतलब कैसे वो इसी पे अटके रहेंगे या कुछ चेंज आएगा तब? अगर जैसे फॉर एग्जांपल कल वॉर स्टार्ट हो जाती है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, तो क्या वो तब भी ये कहेंगे मेरे एक्स का मैसेज नहीं आ रहा, टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रही, कॉल नहीं कर रही, या फिर कुछ बदलेगा उनके स्वभाव में, कुछ बात में? देखो, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मगर मैं फिर भी यही कहूँगा कि वो प्रेम से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, बाहर के चाहे सर्कमस्टांसेस जो मर्जी बन रहे हो, क्योंकि उसको जो संतुष्टि मिलनी है वो प्रेम से ही मिलनी है, और प्रेम में बहुत ताकत होती है। जैसे प्रेम का अभी शबरी का था, तो वो भगवान राम का इंतजार करती रही, और उन्होंने बेर खा लिया, उनके आत्मा को संतुष्टि मिल गई। उन्होंने इतने वर्षों तक भगवान राम का जो इंतजार किया, वो भी तो प्रेम ही था ना। बिल्कुल। उनको संतुष्टि कब मिली? जब भगवान राम ने वो बेर खा ली है। ऐसे ही हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक ऐसी इच्छा होती है या ऐसी तमन्ना होती है कि अगर ये मेरी पूरी हो जाए फिर मैं संतुष्ट हूँ। मगर ये आइडेंटिफाई करना आज के डेट में बड़ा मुश्किल है। किसी की कोई इच्छा हो सकती है, किसी की कोई इच्छा हो सकती है, किसी की कोई इच्छा हो सकती है। लेकिन आज अगर वो जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी एक पिन पॉइंट वाली, तब तक व्यक्ति प्रेम के पीछे भागता ही रहेगा। तो आज की बात के पूरे पैटर्न से ये बात तो क्लियर हो गई कि लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। बिल्कुल। और जब तक इंसान है तो दुनिया में जो मर्जी होता रहे, वो सबसे ज्यादा पीछे प्रेम के ही, प्यार के ही रहेगा। के टाइम लोगों को एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? देखो, आज विश्व भर में एक तो वॉर चल रही है, एक एआई जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। इन सबको देखते हुए व्यक्ति के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसके कारण वो अशांत है, उसको अंदर की अशांत मन को शांत करने के लिए ज्योतिषी ज्ञान लेना जरूरी है। जब उसको ज्योतिषी ज्ञान होगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन में किस चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसको वो कम कर लेगा, और जो कम है उसको बैलेंस कर लेगा, तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। तो एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी उसकी हेल्प कर देगी उसकी लाइफ को बैलेंस के लिए, जिसके लिए बेस्ट। जीवन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेता है वो सही तरीके से जीवन का यापन। जब आपको ज्योतिष का ज्ञान होगा, तो जब आप किसी से ऑनलाइन या पर्सनल कंसल्टेशन लेंगे, तो वो जब वो आपको बताएगा कि ये पूजा है, ये स्टोन पहनना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा क्या वो
जो पूजा बता रहा है वो तो आपके लिए उपयुक्त है ही नहीं, या जो स्टोन बता रहा है वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप उस ठगी से या उस धोखाधड़ी से बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके डर का फ़ायदा उठाते हुए आपको नुकसान ही देगा। और आपका क्या होगा फिर, ज्योतिष पे विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि एक गलत व्यक्ति के पास जाने से और आपके खुद के ज्ञान में कमी होने के कारण इस चीज़ से बचने के लिए आपको ज्योतिषी ज्ञान होना जरूरी है। अभी क्या आप मेरे को इसका कोई एक एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं? देखो, उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हम ये कह रहे थे कि प्रेम की कमी का होना, या अप्रेम क्या है, बेसिकली प्रेम तो स्त्री पुरुष के अंदर ही है। अब होता क्या है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, बेसिक ज्ञान कुंडली का, बेसिक ज्ञान होने से आपको ये पता चला जाएगा कि मेरी विवाह हुआ, आपका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, उसके बाद सेकंड मैरिज के लिए लोग आजकल जा रहे हैं, क्योंकि अर्ली डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो अगर आपकी सेकंड मैरिज नहीं है, और जब आप किसी आचार्य से पूछते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसके पास खुद के ज्ञान की कमी होती है, वो आपको बोलेगा इतनी पूजा कर लो, ये रतन धारण कर लो, ये मैं करवा दूंगा। और जबकि आपको जब खुद पता होगा कि इस भाव से या इस ग्रह से सेकंड मैरिज का देखा जाता है, और वो आपको दिख रहा है कि नहीं है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं कि आपके समय, पैसा और आपकी जो मनोस्थिति है उससे बचने के लिए, बचाव के लिए ये जरूरी है कि आपको ये ज्योतिषी पढ़नी आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। आजकल की जनरेशन में एक फियर है कि अगर शादी ही ना हो पाई फिर? देखो, इसके जो कारण ये है कि एक तो एज ज़्यादा हो जाती है, मैरिज एज से ज़्यादा आगे जा रहे होते हैं, जो नॉर्मल एज से आगे चले गए होते हैं, और दूसरा माता पिता का प्रेशर हो जाता है। तीसरा ये भी डर होता है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, इस करके वो जैसा रिश्ता मिलता है बगैर कुंडली मिलान के वो रिश्ता करने को राजी हो जाते हैं, जिसके कारण बाद में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर शादी ही ना हुई फिर? देखो, इसके लिए आपकी दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस रहती है। पहली चीज़ तो ये माता पिता का दबाव, दूसरा उस व्यक्ति को खुद को लगता है कि शादी मेरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है। इस दो चीज़ों के डर के कारण वो गलत व्यक्ति का चयन कर लेता है, जिसके बाद उसको विवाह के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेट शादी होना क्या गलत है? नहीं, गलत लेट मैरिज होना गलत नहीं है, मगर जल्दबाजी में गलत व्यक्ति का चयन करके अपने वैवाहिक जीवन खराब करना ये गलत है। क्योंकि हमेशा जब भी किसी का विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो सिर्फ कुंडली मिलान सही तरीके से ना करवाना या जल्दबाजी में करना तब होती है, लेट मैरिज के कारण नहीं होती। क्या किसी जातक की कुंडली देख के ये पता किया जा सकता है कि उसकी शादी में डिले है? हाँ, हम किसी भी जातक या जातिका की कुंडली को देख के ये पता कर सकते हैं कि उसकी शादी में डिले है। उसका सीधा सा कारण है, उसके 7वें घर के ऊपर शनि या राहु का प्रभाव होगा, तो निश्चित तौर पे, या 7वें घर पे शनि होगा, निश्चित तौर पे उसकी शादी डिले ही हो। अगर किसी इंसान की शादी डिले हो रही है तो उसको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? देखो, शादी डिले होने का कारण जैसे मैंने कहा था, पापी ग्रहों का 7वें घर पे प्रभाव पड़ता है। स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु की बेटे जो होती है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको गुरु ग्रह की शांति करवानी चाहिए या पूजा अर्चना करना चाहिए। पुरुष के कुंडली के अंदर शुक्र की प्रधानता रहती है, तो उसको शुक्र की ग्रह की मंत्र जाप करनी चाहिए या शुक्र ग्रह की पूजा करानी चाहिए, शादी शीघ्र हो जाएगी। अगर कोई इंसान लव मैरिज करना चाहता हो और उसके पास उसका पार्टनर भी है, लेकिन फिर भी शादी में डिले हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, जब कभी दो जातक जातिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों तैयार हैं, परिवार वाले भी तैयार हैं, तो उसमें कोई ना कोई दोनों की कुंडलियों में एक एक ग्रह ऐसा होगा जो बाधा पहुंचा रहा होगा। यदि उस ग्रह की हम पूजा करवाते हैं या उस ग्रह की शांति कराएंगे तो विवाह शीघ्र हो जाएगा। एक इंसान के पास दूसरा पार्टनर है, वो रिलेशनशिप में भी है और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी कारणवश उनकी शादी डिले हो जाती है तय होते होते। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, जब दो
लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तैयार भी हैं, और फिर भी वो चीज़ें डिले करती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांजिट के जो प्लैनेट हैं वो उनको फेवरेबल नहीं कर रहे होते, या कहीं ना कहीं दशा का थोड़ा सा रोल होता है। और जब हम गोचर के ग्रह और दशा को मैच करके मिला के उनको समय बताएंगे तो निश्चित तौर पे उस समय पे शादी हो जाएगी। आज के इस पॉडकास्ट से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि दुनिया चाहे जितनी मर्जी अनसर्टेन हो, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स भी सीख लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी लॉस्ट नहीं होंगे। आपने आज के इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।